जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं। आज हम समझते हैं वाष्प के बारे में। कहता है वाष्प उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम आपको जियोग्राफी में क्या बता रहे थे। तो इससे पहले हम आपको जियोग्राफी में बता रहे थे कि जो मानसून के बारे में, किसे मानसून के बारे में बता रहे थे। मानसून में आपको बहुत सारे सब कुछ बता दिए थे। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि मानसून की खोज किसने किया था। अब कमेंट करके करिए, बताइए कि मानसून की खोज किसने किया था। तो देखिए मानसून की खोज आपको बताया था उस समय मानसून की खोज किसने किया था। तो देखिए ये जियोग्राफी आज क्या देखना है, वाष्प उत्सर्जन के बारे में। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। तो देखिए वाष्प उत्सर्जन देखने से पहले आपको समझना होगा कि एयर मास क्या होता है। क्या होता है एयर मास। देखिए एयर मास, एयर मास क्या होता है। देखिए एयर मास एक बहुत ही बड़े बादल की तरह होता है। बादल नहीं होता है लेकिन बहुत ही बड़े बादल की तरह मतलब दिखता है। और ये हवाओं का एक बहुत ही बड़ा बादल होता है। सिर्फ हवाओं का होता है, पानी का नहीं। तो हवाओं का बहुत ही बड़ा बादल होता है जो कि एक दो जिला के बराबर होता है। हवाएं बहुत बड़ा होता है। जैसे कि ये एयर मास हो गया, ये क्या हो गया एयर मास हो गया। ये एयर मास हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा होता है। एयर मास जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब एक आध जिला के बराबर होता है। तो वो जिला के ऊपर छाप कर चलता है इस तरह से। तो इसे को हम लोग एयर मास कहते हैं। एयर मास में दिक्कत क्या होता है कि एयर मास कोई अलग अलग तरह के एयर मास होता है। किसी में हवाएं ज़्यादा रहती है तो वो ज़्यादा भारी होता है तो वो नीचे की तरफ दबता है। किसी में हवाएं की कमी कम होती है जिस वजह से वो ऊपर की ओर उड़ता है। तो एक आध जिले का क्या होता है बराबर होता है एयर मास। एयर मास किसी में हवा की ज़्यादा होती है तो भारी रहता है जिस वजह से नीचे की तरफ होता है। इसमें एयर मास में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप जो एयरप्लेन यानी हवाई जहाज जो चलता है, एयरप्लेन जो चलते हैं वो एयर मास में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, एयर मास में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। कैसे, जैसे कि एक एयर मास को पार करते हैं तो दूसरे एयर मास में जो पहला एयर मास की तरह जो टेम्परेचर था, तो जो हवाएं जितनी भारी थी और दूसरा जो एयर मास है उसमें समान नहीं रहता है। तो अलग अलग रहता है। कोई में हवाई भारी होगी तो किसी में हवाई की कमी रहती है, किसी में हवाई ज़्यादा रहती है। तो जिस वजह से एक एयर मास से दूसरे एयर मास में जो ये हवाई ज़्यादा चलती है तो टर्बुलेंस देखने को मिलता है। तो ये टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए एयर मास जो होता है वो एयर मास का जो फ्रंट होता है, जिस तरह से जैसे कि इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये फ्रंट इसका ये वाला होगा। तो एयर मास के फ्रंट को यानी एयर मास का जो आगे वाला भाग होता है उसको हम लोग वाताग्र कहते हैं। तो ये मान लें कि ये एयर मास इधर आ रहा है और ये एयर मास इधर है। तो दोनों का ये फ्रंट होगा तो फ्रंट को हम लोग क्या कहते हैं वाताग्र। वाताग्र क्या कहते हैं वाताग्र। क्या कहते हैं वाताग्र। तो एयर मास के जो फ्रंट का भाग होता है उसे हम लोग वाताग्र कहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखिए जब दो वाताग्र आपस में टकराते हैं, जब दो वाताग्र आपस में टकराएंगे तो वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। कैसे, तो जब ये दो एयर मास एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो दोनों में जब टकराएंगे तो कोई हवा इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। तो दोनों में क्या होता है कि हवाई क्या करती है, चक्रवात का रूप लेती है। तो बताइए वाताग्र चक्रवात का सूचक होता है कि नहीं होता है। होता है। तो वाताग्र किसका सूचक होता है, चक्रवात का। वातावरण किसका सूचक होता है, चक्रवात का। तो चक्रवात क्या जमीन पर आ सकते हैं, नहीं, हवा में ऊंचाई पर भी क्या आ सकती है, चक्रवात आ सकती है। तो हवा में चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या है, तो दो एयर मासों का आपस में टकराना। ये मुख्य कारण है, दो एयर मासों के जो वातावरण आपस में टकराना। तो ये तो वातावरण, ये समझ गए। एयर मास बहुत ही बड़े बादल की तरह रहता है, बहुत ही बड़ा होता है जिसको हम लोग एयर मास कहते हैं। ये तो समझ गए एयर मास। अब देखते हैं वाष्प उत्सर्जन। देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। वाष्प उत्सर्जन, देखिए वाष्प उत्सर्जन पहले देखते हैं वाष्प क्या है। तो वाष्प देखिए वाष्प को हम लोग मेनली नमी को कहते हैं। कैसे, नमी। वाष्प मतलब क्या होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, नमी। वाष्प मतलब क्या होता है, नमी, ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो नमी जो होता है ना, देखिए हवा में हमेशा नमी मौजूद होती है और हमेशा वो 5% नमी, वो चाहे ठंडी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो, वो हमेशा कितना परसेंट, 5% नमी मौजूद रहता है। तो इसमें कितना परसेंट आएगा, 5%। 5% नमी, ह्यूमिडिटी। हमेशा हवा में 5% नमी रहती है। कैसे, आप खुद देखे होंगे, जो गर्मी के दिनों में ठंड या फिर
कभी भी समय अब जब ऑर्गेनी पर कपड़ा खींच कर या फिर पसारते हैं तो उसका जो हवाएं जो होती उसका जो पानी होता है वो पानी सूख जाता है। आपको पता है वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी क्या होता है, हवा लेकर उसे उड़ जाती है। तो इसी कारण क्या करते हैं, उसमें हवा में नमी चल जाती है। तो हवा में नमी हमेशा 5%, कितना 5%। तो हवा में नमी हमेशा 5% मौजूद रहती है, वो चाहे गर्मी के दिन हो या फिर ठंडी के दिन हो, हमेशा 5% नमी मौजूद रहती है। लेकिन 5% जब नमी मौजूद रहती है तो बहुत रूखा हवाएं जो होगी बहुत रूखा लगेगी। हवाएं बहुत ही रूखा यानी जैसे गर्म हवा नहीं, आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो गर्म हवाएं हमें लगता है। तो हवाएं में कितना परसेंट होती है? 5%। लेकिन जब हम AC चला देते हैं, AC हम चला देते हैं तो नमी हो जाती है 60%। नमी यानी आर्द्रता, इसे हम लोग आर्द्रता भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? आर्द्रता यानी नमी जो होती है वो 60% हो जाती है। AC जब हम चला देते हैं तो हवाई की जो नमी होती है कितना परसेंट हो जाती है? 60% हो जाती है। और 60% हो जाती है तो हमें कहता है अच्छा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। लेकिन जब 5% होती है तो हवाएं हमें गर्म की तरह गर्म लगती है। तो आप समझ गए क्या? वो नमी हमेशा 5% नमी क्या होगा मौजूद होगा। अब देखिए, ये तो हो गया ह्यूमिडिटी, नमी। 5% नमी मौजूद रहती है। अब जितने भी देखते होंगे अब ठंडी के दिनों में क्या होता है कि नमी जो होती है वो 80-90% चल जाती है। इसलिए ठंडी के दिनों में देखेंगे कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि पहले से हवा में नमी मौजूद है और उसका नमी मौजूद है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें नमी हवा में पहले से मौजूद रहता है। और उसमें से तो हवा जो होती है वो ठंडी के दिनों में ज़्यादा नमी नहीं खींच पाती, इसलिए कपड़ा जो होता है देर से सूखता है। कपड़ा क्या होता है? देर से सूखता है। इसलिए AC में देखते हैं AC का नमी जो होता है 60% से ऊपर होता है, 60%। और पंखा का नमी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 20-30% होता है। तो इसलिए अगर कपड़ा सुखाना है तो क्या आप AC में सुखाएंगे या फिर पंखा में? तो पंखा में, क्योंकि पंखा का नमी बहुत ही कम होता है, जिस वजह से हवाएं उसे सोख पाती है। लेकिन ठंडी के दिनों में या फिर AC में देखेंगे हवाएं बहुत ज़्यादा, हवा में नमी पहले से ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो नमी और सूख नहीं पाता है। इसलिए ठंडी के दिनों में देखेंगे 80-90% जो नमी होती है वो मौजूद होती है ठंडी के दिनों में, जिस वजह से ठंडी के दिनों में कपड़ा जो होती है वो जल्दी सूख नहीं पाती। यानी कपड़ा में से जो नमी हवाएं निकालती है वो नहीं निकाल पाती है, बहुत ही कम निकालती है, क्योंकि उसके पास पहले से ऑलरेडी नमी मौजूद है, जिस वजह से वो कहाँ से निकालेगा। इसलिए कपड़ा जो होता है देर से सूखता है। कहता है देर से सूखता है। ये तो समझ गए नमी के बारे में। नमी अब देखिए, नमी जो होता है हवा वाष्प, अब देखते हैं वाष्प। नमी समझ गए, हटाओ इसको। वाष्प देखिए, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, वाष्प उत्सर्जन, जल। देखिए, जल को जब हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं, ताप यानी जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है। भाप क्या निकलता है? भाप में भी क्या होती है? नमी मौजूद होती है। कैसे मौजूद होती है? जैसे आप देखते हो कि भाप में जो होते हैं वो नमी मौजूद होती है। अब देखते हैं कि भाप जब निकलता है उसे हाथ में देखिएगा, हालांकि थोड़ा ऊपर से देखिएगा, हाथ जो है चिपचिपा हो जाता है, कहता है। या फिर आप देखते होंगे जो चावल वगैरह या फिर कुकर में जो दाल वगैरह बनाते हैं तो दाल में से जो नमी निकलता है वो कुकर के जो ढक्कन होता है इसमें सड़ जाता है, उसमें पानी की तरह होता है, वही नमी रहता है। तो भाप में भी क्या होता है? नमी होता है। भाप में क्या होता है? नमी होता है। अब वो नमी जो होता है वो हवा में चल जाता है, कहता है हवा में चला जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हवा में अगर जब नमी चल जाए, नमी पूरी तरह से नहीं बताते, नमी आपको पता है, नमी 50% होती है, 5%, और AC चलाने पर 60% हो जाती है। तो देखिए, जब हवा में नमी बहुत ही कम रहती है तो हवाएं क्या करती है? सूख जाती है। सूख जाती है। लेकिन हवा में नमी पूरी तरह से फुल हो जाए, यानी हवा में 100% नमी हो जाए, क्या था? 100%। जैसे कैसे हो सकता है? जैसे आप देखते होंगे जो भी भाप निकलता है, जो कोई भी हम लोग भात चावल या फिर जो दाल वगैरह या फिर कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें से भाप निकलता है, वो कहाँ जाता है? हवा में चला जाता है। हवा उसकी नमी को सोख लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हवा की नमी सोखने की आर्द्रता पूरी तरह से क्या होता है? खत्म हो जाए। यानी आर्द्रता क्या होता है? 100%। आर्द्रता क्या हो जाए? अगर 100% हो जाए, कितना परसेंट? 100%। तो उस स्थिति में नमी जो होती है वो नहीं सोख पाती है। तो 100% जब हवाएं नहीं सोख पाती है तो उसे हम लोग संतृप्त हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हवा।
संतृप्त हवा। जब हवा में नमी सोखने की आर्द्रता पूरी तरह से कंप्लीट यानी ख़त्म हो जाती है तो उसे हम लोग संतृप्त हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हवा। कैसे हो सकता है? जैसे एक रूम में देखिएगा, कहते रूम में 5% अगर मान लीजिए नमी है तो उसका नमी बढ़ाकर, जैसे भाप वगैरह है वो सबको भाप देकर उसे नमी, उस रूम के नमी को 100% कर देती है। तो जब 100% नमी कर देंगे तो आप देखते, अगर उस स्थिति में जब जैसे किसी रूम में 100% नमी हो गया तो 100% जब नमी हो गया तो उसमें अगर आप रहेंगे तो उसमें से अगर पसीना हो रहा है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता है। आप देखते हो कि नॉर्मल दिनों में पसीना सूख जाता है, तो क्योंकि हवा के जो पृथ्वी का चारों तरफ वायुमंडल है उसमें तो अथाह नमी ग्रहण करने की क्षमता है, तो अब संतृप्त वायु नहीं हो पाती है। लेकिन रूम में तो संतृप्त वायु हो सकती है अगर उसे हम लोग बहुत ज़्यादा नमी दे दें। तो जब कभी किसी रूम में हवा की नमी की हवा जो होती है वो संतृप्त वायु हो जाती है, संतृप्त हवा हो जाती है। तो उस स्थिति में अब कुछ भी हम लोग कपड़ा वगैरह रखेंगे या भी हमें पसीना जो होता है वो नहीं सूखता है, तो वो जो नमी लगती है वो उमस वाली गर्मी लगती है, उसमें जो गर्मी लगती है उमस वाली गर्मी लगती है। यही कारण है गर्मी के दिनों में आप देखेंगे जब एक बहुत भयानक क्या होता है, बहुत ही भयानक गर्मी लगने लगती है, बहुत भयानक। जब हवा क्या होता है? संतृप्त होता है यानी पूरी तरह से नमी ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो हवा क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। और जब हवा संतृप्त होती है तो वहाँ पर उमस वाली गर्मी लगने लगती है, और उमस वाली गर्मी लगने लगती है। और जब हवा संतृप्त होगा तो यानी उसका बहुत ज़्यादा नमी चल गया, और बहुत ज़्यादा नमी जब चला गया तो वही बहुत ज़्यादा बादल बना जाता है, और बादल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि नमी तो पानी होता है, तो पानी भर जाता है, और वही पानी क्या होता है? बरस जाता है। इसलिए जो लोग जब गाँव में देखते होंगे बहुत ही भयानक गर्मी यानी उमस वाला गर्मी पड़ती है, तो लोगों को आभास हो जाता है कि अब बारिश होने वाला है, क्योंकि वायु क्या हो चुकी है? संतृप्त हो चुकी है। और जब संतृप्त हो चुकी है तो उसके पास अब पानी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो वो पानी क्या होता है? पानी ऊपर जाकर ठंडा होता है और ठंडा होकर बरस जाता है, तो उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। तो ये समझ गए नमी के बारे में। हम देखते हैं तो पहले क्या बनता है? भाप। जल से क्या बनता है? भाप। क्या था? भाप। भाप से क्या निकलता है? वाष्प। वाष्प यानी नमी। क्या था? नमी निकलता है। नमी के बाद क्या हो जाएगा? संतृप्त वायु क्या हो जाएगी? संतृप्त वायु क्या हो जाएगी? संतृप्त। नमी निकलती है तो वायु क्या हो जाएगी? संतृप्त वायु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतृप्त। और जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो क्या बनेगा? बादल। क्या बनेगा? बादल। क्या बनेगा? बादल बनेगा। और बादल में बहुत ज़्यादा नमी मौजूद हो जाती है, तो बादल जाता है ऊपर की ओर चला जाता है। और आपको पता होगा कि जब ऊपर जाने पर हमेशा 165 डिग्री ऊंचाई पर, कितना? 165 डिग्री से 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो जैसे ही बादल ऊंचाई पर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? कमी देखने को मिलेगा, उसमें तापमान कम हो जाता है, जिस वजह से ठंडा होकर ये बरसने लगता है। तो अब बताइए, अब बादल का एक बाइक बना था, बादल जो बना था तो एक बाइक तो बादल नहीं बना था, पहले बना था भाप से वाष्प निकला, वाष्प से नमी बना, नमी से क्या हुआ? वायु संतृप्त हुआ, संतृप्त के बाद बादल बना। तो उसी तरह से बादल से जब बारिश होगा तो पानी बनता है, तो एक बाइक पानी नहीं बदलेगा, एक बाइक पानी कैसे बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो पहले क्या बनता है? कुहासा। क्या बना? कुहासा। बादल को जब ठंडा होगा तब क्या बनेगा? कुहासा या फिर कोहरा। क्या बनता है? कोहरा। क्या बनता है? कुहासा जब बहुत ही कम ठंडा होगा, तो बहुत ही जब कम ठंडा होगा तो क्या बनता है? कुहासा यानी कोहरा। कुहासा और कोहरा बनता है। देखिए, कुहासा तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन कोहरा बहुत ही ज़्यादा खराब बनता है, बहुत ही खराब होता है। कोहरा में क्या होता है? जो भीरी की चीज़ों को जल्दी देख नहीं पाता है, भीरी की चीज़ जो होती है वो जल्दी देख नहीं पाती है। ये ठंडी के दिन में होता है। कैसे ठंडी के दिन में होगा? आप ये बताइए, जैसे अब आपको लगता है कि चलिए क्या बना? ये भाप बनेगा, वाष्प बनेगा, नमी बनेगा, वायु संतृप्त होगा तब बादल बनेगा। लेकिन ठंडी में कहेंगे, ठंडी में बादल कैसे बनेगा? समुद्र में वहाँ पर गर्मी बहुत ही कम लगती है, तो ज़रा सोचिए, जो ठंडी के दिनों में बहुत ही कम वाष्प बनता है, ठंडी के दिन में बहुत ही कम वाष्प बनता है, और बारिश बरसने के लिए बहुत ज़्यादा वाष्प का बनना यानी वायु का भाप बनना बहुत ज़्यादा
गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा भाप बनता है, क्योंकि समुद्र के एरिया में बहुत ज़्यादा भाप बनता है, लेकिन ठंडी के दिन में बहुत ही कम भाप बनता है। तो ठंडी के दिन में जब कम भाप बनेगा तो बादल जो होगा वो बहुत कम बनेगा। बादल क्या होगा, हालांकि 50% बादल हमेशा मौजूद रहता है, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, लेकिन बादल में जो नमी जाएगी वो बहुत ही कम नमी जाएगी। तो कम नमी जाएगी तो वो ठंडा होगा तो वो बारिश नहीं हो पाएगा। तो जिस वजह से क्या होता है कि कोहरा या भी कुहासा बन जाता है, कोहरा या बन जाता है या फिर कुहासा बनता है। तो देखिए कोहरा तो ठीक ठाक होता है, कोहरा तो ठीक ठाक होता है, लेकिन कुहासा बहुत ही खतरनाक। सबसे पहले कुहासा तो ठीक ठाक आता है। कुहासा में देख वो थोड़ी दूर तक देख सकते हैं, जैसे 10 मीटर बहुत ज़्यादा है, हाँ 5-10 मीटर आप देख सकते हैं, 5-10 मीटर 15 मीटर ऐसे आप दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जो कोहरा जो होता है वो भीड़ी की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब 2 मीटर देखने में आपको हाथ खराब हो जाएगा। तो कोहरा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, क्या था खतरनाक होता है, ये तो होगा। लेकिन इससे और अगर ठंडा होगा, इससे और ठंडा होगा तो क्या बनेगा, इससे ओस बनेगा। ओस क्या बनेगा, ओस। ये सब ठंडी के दिनों में बन पाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में ज़्यादा बादल नहीं बन पाते, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिस वजह से कभी बहुत ही कम बादल बन पाते हैं। तो उससे बारिश तो होना संभव नहीं है, बहुत ही कम बारिश होता है। तो जिस वजह से ये क्या बनता है, ठंडा होकर ओस बन जाता है। ओस पानी की तरह बूंद रहता है, लेकिन ओस बहुत ही खतरनाक, ओस को हम लोग तुषार कहते हैं। तुषार कहते हैं, तुषार। इसी को हम लोग जो गाँव में देखते होंगे, इसी को पाला कहते हैं, पाला क्या कहा जाता है, पाला कहा जाता है। पाला ये फिर ओस है, फिर तुषार, ये बहुत ही खराब होता है। हालांकि इसका फायदे भी हैं, जो ओस जो होता है बहुत से घाव वगैरह पर रखने पर कहता है वो ठीक होता है। किसी जानवर का जो मतलब जानवर के लिए ये अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि ये घाव वगैरह रखने पर ठीक हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ओस जब गिरता है तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओस यानी पाला या फिर तुषार जब गिरता है तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप देखते हैं ठंडी के दिन में होने वाले फसलों को देखते हो, जैसे आलू की खेती होगी, गन्ना की खेती हो गया, तो गन्ना खेती, आलू खेती बहुत ही बर्बाद कर देगा। अगर ओस गिर गया बहुत ज़्यादा तो आलू की जो खेती होती है वो जल जाती है। जब फिर गन्ना की खेती देखेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए किसान लोग वगैरह देखते हैं क्या कर देता है, इससे बचने के लिए पानी भर दिया जाता है। जो नाले वगैरह बनाए जाते हैं उसमें पानी भर दिया जाता है, ताकि ओस की बूंद गिरे तो पानी के ऊपर ही रहता है, ज़मीन के अंदर जाकर उसके जड़ के पास न जा पाए। इसीलिए पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है तो लोग खेतों में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, ताकि ओस की बूंदे फसलों के जड़ तक ना पहुँचे। तो इसलिए ओस या फिर तुषार या फिर पाला। तो ये क्या था, वाष्प उत्सर्जन के बारे में। वाष्प उत्सर्जन के पहले क्या बनता है, वाष्प उत्सर्जन से पहले बनता है भाप, वाष्प, नमी, संतृप्त बनता है, उसके बाद बादल बनता है, उसके बाद कोहरा, कुहासा, उसके बाद बनता है ओस या फिर तुषार या फिर पल्ला बनता है। ओस, तुषार या फिर पाला बनता है। ये तो हो गया ओस, तुषार या फिर पल्ला बनता है। लेकिन ये तो हो गया। अब बारिश कैसे होता है, देखिए ये वीडियो देखिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।